नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में हम प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का अध्ययन कर रहे हैं, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे रूसो ने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया उसमें संप्रभु सामान्य इच्छा को बताया उसने, उसके बारे में हम बात करेंगे। रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या है, रूसो का जनरल विल का थ्योरी। तो ये जनरल विल का यानी कि सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है ये रूसो का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस पर इसने बहुत ज़्यादा बल दिया है। इस सिद्धांत के द्वारा इसने जो सारी स्वतंत्रताएं हैं उनको समाप्त करने का प्रयास किया है। तो रूसो ने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया उसके अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य रहा था वो निष्पाप था, स्वाभाविक रूप से अच्छा था, एकाकी जीवन था उसका और प्राकृतिक अवस्था एक तरीके से उसने आदर्श अवस्था मानी। अब जब सामाजिक समझौता करने के लिए सभी व्यक्ति जब एक स्थान पर एकत्रित हुए और उन्होंने अपने सारे अधिकारों का सरेंडर कर दिया, इस सरेंडर के बाद में एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सारे व्यक्ति जो हैं समाज के वो इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए अपना कार्य करते हैं। तो इस निर्मित राज्य को रूसो जो है वो सामान्य इच्छा का नाम देता है। तो ये सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत इन्होंने दिया, इसको समझने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि सामान्य इच्छा आखिर है क्या। रूसो ने सामान्य इच्छा को किस तरह से परिभाषित किया है। इसके लिए मनुष्य की इच्छाओं को एनालाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले मनुष्य जैसे कि एक विवेकशील प्राणी है और उसके अंदर सभी तरह की इच्छाएं जो हैं वो जन्म लेती रहती हैं। तो इसको आसान शब्दों में अगर मैं समझाने का प्रयास करूं कि हमारे अंदर एक आवाज़ निकलती है आत्मा से और एक आवाज़ निकलती है मन से। आत्मा की आवाज़ हमेशा सही होगी क्योंकि इंसान की आत्मा कभी भी उसको किसी भी प्रकार के गलत मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित नहीं करेगी। लेकिन चूंकि मन चंचल होता है और इस चंचलता के कारण हर प्रकार की इच्छा, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, वो आपको सही रास्ते पर भी ले जा सकती है, वो आपको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। तो वो जो मन की इच्छाएं हैं वो हमेशा डगमग रास्ते पर चलती रहती हैं, वो किसी भी प्रकार की इच्छा हो सकती है। तो मनुष्य की इन इच्छाओं को सामान्यतः दो प्रकार के उसमें कैटेगराइज किया रूसो ने, यथार्थ इच्छा और दूसरी आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा का अर्थ है कि स्वार्थ प्रधान इच्छा है ये एक तरीके से अपने आप को, यानी कि मनुष्य जब अपने स्वयं को ध्यान में रख करके कोई इच्छा उसके मन में आती है तो वो जैसे कि इंसान का कुछ खाने का मन है या उसका कुछ काम करने का मन है, वो उस बार उसमें वो दूसरे का नहीं सोचेगा कि इससे दूसरे को हानि है कि लाभ है, दूसरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वो इच्छा जो उसके मन की इच्छा है जिसमें वो सिर्फ स्वयं केंद्र है, ऐसी इच्छा को उन्होंने यथार्थ इच्छा का नाम दिया है। इसमें किसी भी प्रकार से सामाजिक हित की कोई बात नहीं है। जैसे कि जो ये बिजनेसमैन है ये अपना प्रॉफिट देखते हैं, जैसे कि राजनेता हैं ये अपना कुछ भी अगर मान लीजिए इस तरह का काम कर रहे हैं जिसमें इनका प्रॉफिट है, उस वक्त ये जनता के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। या कोई दुकानदार है वो मिलावट कर रहा है तो वो अपने बारे में सोच रहा है, पब्लिक के बारे में नहीं सोच रहा है। तो ये जो इच्छा बोलेंगे इसको यथार्थ इच्छा का नाम दिया है रूसो ने। डॉक्टर आशीर्वादम इस संदर्भ में कहते हैं कि यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है, यह संकुचित तथा स्वविरोधी है। अब आदर्श इच्छा की बात समझे। ये आदर्श इच्छा एक तरीके से समझने की दृष्टि से ये एक आत्मा की आवाज़ वाली इच्छा हो सकती है। ये एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर के चलती है और इस कारण से क्योंकि ये पूरे समाज के हित से जुड़ी हुई इच्छा है, इस कारण से ये टेम्परेरी नहीं कह सकते इसको। ये मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने चिंतन से और सेल्फ इंटरेस्ट से अलग हट करके जब समाज के हित के बारे में सोचता है तो वो इच्छा जो है वो आदर्श इच्छा का नाम दे सकते हैं। तो अब ये दो प्रकार की इच्छाएं हो गई, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। अब बात आती है कि सामान्य इच्छा क्या है। तो सामान्य इच्छा समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी आदर्श इच्छाओं का जोड़ सामान्य इच्छा बताया है रूसो ने। रूसो कहते हैं कि सब नागरिकों की वो इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो वो सामान्य इच्छा कहलाती है। ये सब व्यक्तियों में से आनी चाहिए और सब पर लागू होनी चाहिए।
तो ये सामान्य इच्छा की ये कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही है इसके बारे में, लेकिन ये सिर्फ एक भाव है। और इस सामान्य इच्छा के दो अंग हैं, पहली सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और दूसरी सामान्य हित पर आधारित विवेकशील इच्छा। तो सामान्य इच्छा का निर्माण किस प्रकार से होता है कि हर व्यक्ति में चूंकि यथार्थ और आदर्श इच्छाएं दोनों होती हैं, समाज का हर व्यक्ति हर चीज़ पर एक अपने तरीके से विचार करता है, और इस तरीके से सभी व्यक्तियों की जो ये सामाजिक इच्छा यानी कि आदर्श इच्छाओं का जो मिश्रण है, उससे इस सामान्य इच्छा का निर्माण हो रहा है। तो सामान्य इच्छा रूसो के अनुसार 3 दृष्टियों से सामान्य होनी चाहिए। पहला, उद्गम की दृष्टि से, यानी कि इसमें सब नागरिकों की सहमति हो। क्षेत्र की दृष्टि से, यानी कि ये सबसे संबंधित होनी चाहिए। और ध्येय की दृष्टि से कि ये सबके लिए अच्छी होनी चाहिए। तो सामान्य इच्छा की जो विशेषताएं हैं, रूसो ने जो विशेषताओं की चर्चा की उनको देख लेते हैं बिंदुवार। अखंडता सबसे पहली चीज़। तो सामान्य इच्छा जो है एक संगठित इकाई है, इसका कोई खंड नहीं हो सकता, ये अविभाज्य इच्छा है, ये एक स्वरूप वाली इच्छा है। संप्रभुता दूसरा बिंदु, कि सामान्य इच्छा को सर्वोच्च और संप्रभु बताया है रूसो ने। ये कानून का निर्माण कर रही है, धर्म, नैतिकता, समाज, इन सबको संचालित कर रही है। ये अदेय है ये इच्छा, यानी कि ये इच्छा किसी को दी नहीं जा सकती, ट्रांसफरेबल नहीं है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता। अप्रतिनिधित्व, यानी कि ये किसी तरीके से प्रतिनिधियों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकती। जैसे आज हमारे समाज में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है, तो प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है सरकार हम पर शासन कर रही है, हम सरकार को प्रतिनिधियों के माध्यम से चुन रहे हैं। तो ऐसी कोई बात जो है इस सामान्य इच्छा में नज़र नहीं आती। सामान्य इच्छा अचूक है, यानी कि ये हमेशा न्यायसंगत है और हमेशा ही उचित है। ये सामान्य इच्छा स्थायी है, यानी कि ये किसी भी प्रकार से ये टेम्परेरी फेज़ नहीं है इसका। ये मनुष्य के लोक कल्याण की जो स्थायी प्रवृत्ति होती है और जो मनुष्य की आदर्श इच्छाएं हैं जो उसमें हमेशा पाई जाती हैं, ये उस चीज़ पर आधारित है। लोक कल्याणकारी है ये कि सामान्य इच्छा जो है वो किसी एक व्यक्ति, संस्था या कोई एक वर्ग के लिए कल्याण के काम का नहीं करेगी, वो पूरे समाज का हित देख करके काम करेगी। ये विवेक पर आधारित है, यानी कि किसी भी प्रकार से भावनाओं पर नहीं बल्कि तर्क और विवेक पर आधारित है। विवेक का अर्थ है कि उचित और अनुचित में भेद करने की क्षमता। ये कानून के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करती है और ये सर्वोच्च है और निरंकुश है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है और इसकी आज्ञा का पालन समाज के हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य किया गया है। थैंक यू।